हेलो दोस्तों। देखो यार, मैं ये वीडियो अपने उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनको CGL 2023 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, जो कि अब से 5-6 दिन बाद 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, जो लोग क्या आप लोग में से लगभग सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता है, आगे से इंस्पेक्टर लगाकर। जी हाँ, CGL 2022 के थ्रू मेरा सिलेक्शन एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया है। लेकिन करेंटली मैं एज ए स्टेशन मास्टर वर्किंग हूँ रेलवे में। तो जब 1-2 महीने बाद मेरा ज्वाइनिंग आ जाएगा प्रिवेंटिव ऑफिसर वाला, तो मैं इसको रिजाइन करके उसको ज्वाइन कर लूँगा। एंड आई एम सपोज टू गेट पोस्टेड इन कोलकाता। चलो, तो अब बात करते हैं कि देखो, एग्ज़ाम का तो 5-6 दिन बचा हुआ है ना, तो आपको 5-6 दिन में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको एक मैक्सिमम आउटपुट मिले और आप प्रीलिम्स में एक अच्छा सा स्कोर कर आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें। तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बिल्कुल, मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि अगर मुझे एग्ज़ाम देना रहता तो मैं क्या सोचता, मैं इस वक्त क्या करता आगे 4-5 दिनों में। तो पहला बात आता है कि देखो, एक चीज़ आपको मन में ज़रूर ये चीज़ रखना चाहिए कि CGL 2022 और CGL 2023 बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी का ऑलमोस्ट 10 टाइम क्वालिफाई किए जाते हैं। तो चूँकि 2022 में ऑलमोस्ट 35-36 हज़ार वैकेंसी था, तो 3.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ था मेंस देने के लिए। लेकिन 2023 में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 2022 में जैसे कि 110-115 नंबर कट ऑफ गया था, 2023 में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा। आपको एक अच्छा मार्क्स लाना होगा प्रीलिम्स में, मेंस में अपीयर होने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ। तो सबसे पहला बात आता है कि अभी कुछ नया पढ़ना चाहिए क्या। तो देखो यार, कोई भी चीज़ अगर आप नया पढ़ते हो ना, तो आपको उसको 1-2 बार ज़रूर रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप उसको रिटेन कर पाओगे और उसको एग्ज़ाम में आप कर पाओगे। अगर अभी आप नया पढ़ते हो कोई चीज़ और उसको आप रिवाइज नहीं करते हो, तो उसका आपको बिल्कुल 0% फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। तो मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल ही नया चीज़ अभी नहीं पढ़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखो यार, 5-6 महीना में आप लोग तो बहुत सारा चीज़ पढ़े होंगे ना, तो उसमें से कुछ चीज़ें होंगी 10% 20% चीज़ें जो कि डाउटफुल होंगी। तो देखो, आप लोग चूँकि उन सारी चीज़ों को आप पहले 1-2 बार पढ़ चुके हो और कुछ चीज़ों में डाउट है, तो आप उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, जिससे आप उसको रिटेन रख पाओ और एग्ज़ाम में उसको आप कर लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आपको बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना चाहिए, आपको बिल्कुल रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, जो चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हो। दूसरा चीज़ आता है कि मॉक का क्या करें। अब चूँकि एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया, तो बहुत सारे बच्चे मॉक को स्किप कर देते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो छोड़ देते हैं, मतलब लास्ट का 2-3 दिन नहीं देते हैं। लेकिन अभी जैसे देखो, 14 से 27 तक आई थिंक एग्ज़ाम चलने वाला है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम बाद में है, तो अगर वो मॉक दे रहे हैं, उनके मॉक में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले तक। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा जिनके मॉक में स्कोर बिल्कुल ही अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसका 2 कारण हो सकता है कि या तो आप बहुत ही टफ़ और इर्रेलेवेंट मॉक लगा रहे हैं, या फिर आप कंसेप्ट में लैग कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपके मॉक में स्कोर, आप जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मॉक में भी 70% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि आसानी से हो जाते हैं। तो आपको वो सारे जो कन्वेंशनल तरीके हैं, जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल ही रिवाइज कर लेना चाहिए और मॉक को आप छोड़ दीजिए, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मॉक में जब अपने घर पे मॉक दे रहे होंगे तो उनके मार्क्स एवरेज सारे आते हैं, जैसे 125-130। लेकिन चूँकि वो अपने कमियों पर काम करते हैं और एट द डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। देखो, आप पिछले 5-6 महीना में क्या क्या पढ़े हैं वो तो मैटर करता ही है, लेकिन वो जो एक दिन होता है ना, एग्ज़ाम का दिन, उस दिन आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट और मेंटल कंडीशन कैसा, वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होता है।
क्योंकि आप पिछला 5-6 महीना में अगर बहुत मेहनत किए हो और अगर आप एक दिन उस दिन आप अपने कॉन्फिडेंट को बिल्कुल ही नीचे गिरा कर जाते हो एग्ज़ाम देने, इसका कारण ये हो सकता है कि आपने लास्ट 1-2 दिन में ऐसा मॉक दिया जिसमें आपका स्कोर बिल्कुल ही लो आया है। तो आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के दिन आपका लेवल और कॉन्फिडेंट बिल्कुल हाई होना चाहिए। आपके दिमाग में बस यही करना चाहिए कि मैंने सारा चीज़ अच्छे से पढ़ा है और एग्ज़ाम में मैं अच्छा करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे बात कर लेते हैं कि मैथ्स में आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, आपका जो मैथ्स आ रहा है वो उतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं आ रहा। जब से टीसीएस आया तो कैलकुलेशन वगैरह बेस्ड आता है, तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि अगर आप लोगों ने एक फार्मूला बुक वगैरह बनाया है, फार्मूला कॉपी, तो आप उसको ज़रूर रिवाइज कर लो, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपको एक पिरामिड से क्वेश्चन आ गया, तो आपको पिरामिड का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं। बहुत सारे फार्मूले ट्रिगोनोमेट्री में होते हैं। तो ये सब चीज़ को आपको, अगर आपने एक शॉर्ट नोट क्रिएट करके रखा है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी भी। दूसरा बात करते हैं रीजनिंग का, कि रीजनिंग में क्या करना चाहिए। तो देखो, जिनका मैथ अच्छा होता है वो ऑटोमेटिकली रीजनिंग में अच्छे होते हैं, तो रीजनिंग में आपको टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 25 में से 20 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस यूज करके ही बन जाते हैं। बाकी बचते हैं 2-4 क्वेश्चन। तो अगर आपका लक साथ दिया तो आप आराम से 22-23 क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं अगर पेपर ईजी रहता है तो जैसे 2-3 चैप्टर्स होता है जिसमें आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस, फिगर काउंटिंग। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। तो अगर आपने ये पहले से पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपको इनके कंसेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मालूम है तो आपको 10-10, 20-20 मिनट का वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, आप सर्च करके इसको देख लीजिए। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में नहीं देखने को मिलता इनसे, लेकिन अगर आ गया तो सारे कैंडिडेट कर लेंगे, तो आपको भी करना चाहिए। तो ये बात रीजनिंग की हो गई। तो जैसे मैंने आपको बोला कि रीजनिंग में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बातें कर लेते हैं कि इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में 3 पोर्शन होते हैं। एक तो रीडिंग पोर्शन होता है, एक वोकैब पोर्शन होता है, ग्रामर। तो अगर आपने पहले से अच्छे से ग्रामर पढ़ लिया तो ठीक है, आपको ग्रामर पे ज़्यादा अब टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारा चीज़ अभी छोड़ दिया है, ग्रामर में हमें अभी भी बहुत सारे डाउट हैं, हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं, तो मैं, अगर आपका एग्ज़ाम में अभी लेट है, हालांकि आप 14 जुलाई को भी अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा एक वीडियो, 60 इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम। तो आपको एक 10 घंटे का वीडियो मिलेगा। यकीन मानो यार, मैंने जब से तैयारी किया है तब से मैं ये देखा हूँ कि जो रानी मैम पढ़ाती है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आता है। यूट्यूब पर मैं बोलूँ तो मैं शुरू से ही रानी मैम को ही फॉलो कर रहा हूँ। और वो जो वीडियो है 10 घंटे का, यकीन मानो वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ग्रामर रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है यूट्यूब पे। तो आप उसको रिवाइज कर लोगे। अगर आप उसको वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आप ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, आप आसानी से कर लोगे। दूसरा बात आता है वोकेबुलरी का। तो देखो, नया वोकेबुलरीज पढ़ने से तो आपको 4-5 दिन में कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपने बहुत सारा वोकेबुलरी पहले से पढ़ लिया होगा, बहुत सारा नोट डाउन करके रखा होगा कोई कॉपी में, जो कि नया वोकेबुलरी है या आपको उसमें डाउट है, आपका उसका मीनिंग अभी एक बार में क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो, उसी को रिवाइज कर सकते हो सकता है कि बहुत सारा उसमें से आपको याद हो जाए और उसमें से कुछ वोकेबुलरी आ जाए, तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मैं कैसे पढ़ता था, मेरे पास ब्लैक बुक था, बहुत सारे लोगों के पास होता है ब्लैक बुक, तो मैं उसको पेज वाइज पढ़ते जाता था। हर 10-15 में से 1-2 वोकेबुलरी ऐसे मिल जाते थे जो कि जिनका मीनिंग हमें नहीं मालूम था या फिर डाउट था, तो मैं उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया करता था। तो लास्ट टाइम में जब भी मुझे एग्ज़ाम देने जाना रहता था ना, तो
मुझे पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। मैं वो हाइलाइटेड वर्क को पढ़ कर चला जाता था, क्योंकि जिसको मैंने हाइलाइट नहीं किया वो तो ऑलरेडी हमें मालूम है, तभी उसको छोड़ा है। तो ये तरीका आप लगा सकते हो, आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। तीसरा चीज़ होता है रीडिंग का क्या करें। तो देखो प्रीलिम्स में तो क्लोज टेस्ट आता है, वो वोकेबलरी बेस्ड ही होता है मोस्टली। तो अगर आपका वोकेबलरी अच्छा है तो आप क्लोज टेस्ट आसानी से कर सकते हो। लास्ट आता है जीएस। अब देखो जीएस एक समंदर है, उसको आप 5 दिन में पी नहीं सकते हो। आप अगस्त मुनि तो हो नहीं कि आप 5 दिन में समंदर को पीकर उसे सुखा दोगे। तो जीएस में 5 दिन में, देखो जीएस में एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सोर्स बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसे फॉलो किया है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा इंडोलोगस चैनल। इंडोलोगस चैनल पे आपको एक मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिल जाएगा। हर मंथ का ऑलमोस्ट 1-1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने 200 आसपास क्वेश्चन को डिस्कस किया हर महीने से। तो वो हमें वन ऑफ द बेस्ट कंपाइलेशन लगा करंट अफेयर्स के लिए, मंथली कंपाइलेशन। तो अगर आप उसको देख लेते हो हर महीने 200 क्वेश्चन, तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसमें से देखने को मिल जाएगा। और उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका भी है वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा बात है कि आप कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि आपको पिछले 6, 7, 8 महीना का देखना है तो आप 8 घंटा का वीडियो देखोगे, अब आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 1.5 टाइम स्पीड बढ़ा कर देखते हो तो आप 5 घंटे में भी पूरा करंट अफेयर्स को फिनिश कर सकते हो। इसके अलावा देखो जीएस वगैरह तो आप लोगों ने पहले से पढ़ ही लिया होगा, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि 4-5 महीने में जीएस इतना बड़ा चीज़ होता है, कुछ भी मैं नया नहीं बोलने वाला हूँ। मतलब कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नया पढ़ें। हाँ, लेकिन 1-2 चीज़ है, जैसे कि अभी एसएससी में एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि आर्ट एंड कल्चर के जो चैप्टर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है जीएस में। तो अगर आपको लगता है कि आपको उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डाउट है, नहीं मालूम है उन सारी चीज़ों के बारे में, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके, जैसे कि हो गया म्यूजिशियंस एंड डांस फेयर एंड फेस्टिवल, इस तरह का जो भी चैप्टर्स है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, घरानाज, इस तरह का। तो आप यूट्यूब से सर्च कर लेना, आर्ट एंड कल्चर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे 15-15, 20-20 मिनट का। तो आप 4-5 वीडियो आप देख लोगे तो हो सकता है कि आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से फंस जाए। तो ये सब सारी चीज़ें थी जिस पे आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हो तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो मैंने 2019 से सीजीएल का एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है और मेरा हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, हर बार मैंने मेंस भी दिया है। ऑलमोस्ट चारों बार मेरा प्रीलिम्स में स्कोर आया है 165 से कम कभी नहीं आया। जिसका कारण है कि जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया, मैंने उसको फॉलो करता था। मैं किसी भी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं मतलब उसी पे दिन भर नहीं पढ़ते रहता था। मैं चारों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज पे रखता था, क्योंकि मार्क्स तो सारे इक्वल देने हैं प्रीलिम्स में। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगले 5 दिनों में डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों से और भी पूछने वाला हूँ कि जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं एसएससी को लेकर बहुत कुछ ज़्यादा ही लॉयल हूँ। तो उसी तरह मैंने अपने चैनल का नाम भी एसएससी प्रथम रखा है। तो मैं आपसे ये सजेशन चाहता हूँ कि आपको ये नाम कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि नाम अच्छा है तो आप कमेंट में लिख कर बताइए कि नाम अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये नाम होना चाहिए, कोई आप नाम सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में वो नाम लिखिए। मैं उस नाम के बारे में ज़रूर कंसीडर करना चाहूँगा, क्योंकि ये चैनल नया-नया है तो हमें उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है और बहुत सारे लोग अभी नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ 50-55 लोग ही जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर करें। शेयर कीजिएगा तो कुछ दोस्त मेरे साथ और आएंगे, जुड़ेंगे, 100, 150, 200 दोस्त हो जाएंगे। तो आगे का वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू।